अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारी 11 नावल की एपिसोड 4 है। एपिसोड 3 काफ़ी अमेजिंग थी क्योंकि अमरा की एंट्री मैनचेस्टर में बहुत ही शानदार और फनी थी। कल हमने अपनी एपिसोड का एंड किया था जब एक डर्बी नामी लड़की उसे यूनिवर्सिटी के लिए लेने आती है और वो उसके पीछे साइकिल पर बैठ जाती है। अब आगे इस दौरान बार बार इसकी नज़र डर्बी की इन चंद बालों की तरफ जाती जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी सी पोनी में बांध रखा था और खुदा माफ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम के जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर भुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह अर्दन की सोने की बग्गी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमरा की हंसी की आबशारों की बौछार सहती रही थी। इसे उतारने के बाद वो बोली तो सिर्फ इतना कि कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे अपनी साइकिल पर इसे घसीट कर वहां तक लाई थी इसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। कॉग्निशन सेपेंथिया ह्यूमैनिटाइज। अब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तामीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी थी, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की आर्क के नीचे, जिसके ऊपर बड़े सुनहरी हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म हिकमत इंसानियत जिसकी दरसगाह का मोटो है, जो करीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट को फैज़याब कर रही है। दुनिया की 10 बेहतरीन दरसगाहों में से एक, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। वो मेन कैंपस और आर्क को और मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तमीर की इमारतें इसने लाहौर में भी देखी थी। इसे कुछ लाहौर अजायबघर जैसी भी लगी। इसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहान आबाद है, दुनिया के कैसे लायक फायक काबिल उस्ताद यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जिम कफीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी या इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमरा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमरा इसके साथ चलने लगी। इसने अपनी साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। इसकी नज़रें तेज़ी से अतराफ का जायज़ा ले रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखे और किस तरफ छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट्स की आमदरफ में तेज़ी भी थी और फुर्ती भी, और वो ऐसे थी जैसे फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले ही नहीं और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। अमरा तेज चलो ना। डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़कर आवाज़ दी। इस आवाज़ पर इसने ज़रा तेज़ी दिखाई और इससे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई और इसकी तरफ इशारा किया। अमरा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और इनमें शार्ली को इसने फ़ौरन पहचान लिया था। बाकी अजरा को पहचानने में इसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि इसने सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलामुअलैकुम, इसने इनके करीब जाकर जरा घबराई हुई आवाज में कहा। डर्बी के साथ साइकिल पर बैठे अगर वो अपने हंसने से जरा जल्दी फारिग हो जाती तो इससे कुछ मालूमात ही ले लेती, इन सब के बारे में, खास करके दाइम के बारे में जो इससे राब्ते में रहा था और जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ करवाया। इस दौरान वो जिस खलूस से मुस्कुराते रहे, अमरा हल्की फुल्की होती गई। वो बिला वजह इनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइम और 2 लड़कियां इसे अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी कैंटीन में आ गए और इसे कॉफ़ी पिलाई। जब वो कॉफ़ी की आखिरी चुस्की ले चुकी और ग्रुप के लीडर दाइम और ग्रुप की लड़कियों नवाल और ब्रेरा की खूबसूरती को दिल ही दिल में दाद दे चुकी तो दाइम ने कुछ यूं बात शुरू की। मिस अमरा, क्या आप मुझे के लिए नहीं कहेंगी? मैं वादा करती हूँ, इसने ठीक किसी अंदाज में कहा जिसमें एक बच्चा तामद में चॉकलेट थाम कर दूसरा हाथ आगे करके बोलता है, पक्का वादा, मैं रात को चॉकलेट नहीं खाऊंगा। गुड, क्योंकि मुझे शक है इसलिए फिर कह रहा हूँ कि दरमियान में मत बोलिएगा। अमरा को इसकी बात में शक कुछ बुरी लगी, लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया और कर भी क्या सकती थी। आप मैनचेस्टर आ चुकी हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अमरा को दाइम की बेवकूफ़ी पर हंसी आई। दाइम ने इसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, मैं जानता था कि तुम ज़रूर दरमियान में बोलोगी। अमरा ने इसके तासुरात जान लिए
ओ मुझ बेचारी पर रहम करो, मैं तो बस भूल गई थी का तासुर दे दिया इसने इसकी तरफ देखते हुए। हम 3 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हमने और कुछ इनके दोस्तों ने जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है, एक मंसूबा बनाया कि हम अपने ज़ाती कोशिशों से पाकिस्तान के लायक फाइक स्टूडेंट्स को जमा करके यहाँ अपने फंड्स के ज़रिए बुलवाएं, जो गुर्बत की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते और आगे बढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर खुद को मनवाने का मौका नहीं मिल रहा, वो आकर खुद को साबित करें। हम 30 लोगों ने मिलकर मुख्तलिफ तरीक़ों से फंड्स इकट्ठे किए, इवेंट्स किए, स्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूज़िक थिएटर्स किए और कुछ थोड़ी बहुत हमारी अपनी सेविंग्स थी। हमने मतलूबा हदफ निपट लिया। हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस सूरत में कि वो आते सार अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लें। बसूरत देगर सिर्फ 3 लोगों को बुलवाया जा सकता था। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। हमने इनमें से 5 का इंतखाब किया। वो गांव और छोटे कस्बों से थे और मैनचेस्टर आना इनके लिए ख्वाब भी था। वो सब एक हफ्ता पहले ही आ गए थे और आते साथ ही इन सभी ने अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि वो इल्म के साथ साथ हुनर के भी आलिम थे। इसलिए इन सभी को आते साथ ही जॉब मिल गई। इनमें से एक गाड़ियों के लॉक ठीक करना आता थे। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा था कि हम यहाँ पर ऐसे तालिब इल्म लाने में कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट तालीमी काबिलियत के साथ पंजाब बोर्ड में टॉप किया, बल्कि साथ साथ गाड़ियों के लॉक भी ठीक करता रहा और एक दिन का भी नागा नहीं किया अपनी काम और तालीमी सरगर्मी से। हमें जितनी भी दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं वो सब कमोबेश ऐसी ही थीं। आपकी तालीमी स्तर में कुछ काबिल ज़िक्र नहीं था। आप इन हज़ारों में सिफर थी। आप लाहौर में रहती थी जहाँ अच्छे तालीमी इदारों की भरमार है। आप पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज जाती। आपके वालिद का पाकिस्तान में एक नाम है, इनका अपना ज़ाती कलीनों का स्टोर है पाकिस्तान में। आपका तो अपना ज़ाती मकान भी है। आप तो कोई भी काम नहीं करती थी, फिर भी आपकी तालीमी काबिलियत में कुछ काबिल ज़िक्र नहीं था। आप किसी भी तरह स्कॉलरशिप की मुस्तहिक नहीं। आपकी दरख्वास्त पर तो जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमने जवाब दिया, आपकी तालीमी काबिलियत देखकर नहीं, बल्कि आपकी ज़हनी हालत देखकर। अपनी आखिरी मेल में आपने लिखा था, मैं हूँ ही मनमूस, मारी मैं जल कर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने थोड़ा तवज्जो दी। हमारी एक ग्रुप मेंबर जो नफ्सियात की तलबा थी, आपकी भेजी गई दूसरी मेल्स भी पढ़ी और इसने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाह कुन है। किसी भी तरह की नाकामी उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी। इसलिए हमने आपसे 1 महीने का वक्त लिया। हम इस सूरत हाल पर काफ़ी परेशान थे। हम अपनी स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए एक बार फिर हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट से राब्ते किए और फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फंड्स इकट्ठे किए और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती, हमने मतलूबा हदफ पूरा करने की कोशिश की। इन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, जापानी, बंगाली, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए ख़ास तौर पर मैं आपको ये जहन नशीन करवा दूं कि इनके अफराद का और इनकी कौम का एहतराम आप पर लाजिम है। हमने आपसे पूछा कि आप 50% अफोर्ड कर सकती हैं। आपने कहा नहीं। मुझे यकीन है इस 50% के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदायगी के लिए मान गई। अगर आप 30% पर भी ना मानती तो आपके लिए मुझे वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में अपने पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से ख़रीदी थी। ये बात याद रखने लायक है कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स दिए हैं वो बहुत अमीर कबीर नहीं है। वो सब पढ़ने के साथ साथ जॉब करते हैं और एक एक पेनी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू के ज़ोर पर यहाँ नहीं आई। हर रोज़ हमने आपके लिए मीटिंग की, सूरत हाल पर गौर किया, कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पाउंड को इन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट करना समझती हैं आप? इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफ़ा हो, और ये फ़ायदा वो इस तरह से ले रहे हैं कि तीसरी दुनिया का कोई एक बाशिंदा तालीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क कौम का सहारा बने। इन्हें आप इनके दिए गए पूरे पैसे वापस करेंगी, 1 पाउंड कम ना 1 पाउंड ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफा या फ़ायदा के लिए इन्होंने इन्वेस्ट की है। मेरी बात को बुराए मेहरबानी समझे और याद तो ज़रूर रखें, जिन्होंने फ़ंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते, कोई एक भी आपको नहीं जानता।
शक्ल से तो कोई भी नहीं, ताकि आपकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। हम 3 के सिवा कोई नहीं जानता कि वो फंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज्जत नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया कि अपनी रिहाइश और खाने का जिम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। बहुत अच्छा, सिर्फ यही एक अच्छी और मस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन 5 लड़कियों के साथ आप रहीं, इनसे हमने खास दरख्वास्त की थी कि आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए रजाकार बना था, और जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई थी वो इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर आप कल सोईं वो मैट्रेस इन दोनों ने, इसने नवाल और बैरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी बची हुई सेविंग से खरीद कर वहाँ रखा था। हाना ने आपको कहा था कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा, लेकिन आपने लगाया, परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए किताबों के सिवा हर चीज़ को। आपने 2 नीडल्स के पैकेट निकाल कर खाए। मिस अमरहा, वो सब बहुत अच्छी मेज़बान हैं। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, मुल्कों, शहरों से दूर अकेले यहाँ रह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही आना थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ 2 वक्त खाना खाती है। सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है, और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहाँ से एक बर्गर मिलता है और एक कप कॉफ़ी। वो 1-1 पाउंड बचाती है, क्योंकि अपनी तालीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले इसके घर वाले अखराजात के नाम पर इसे पाकिस्तानी 1 रुपया भी नहीं बेच सकते। इसने तन्हा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया। शायद ये बातें आपको मामूली लगें, आप जो लाहौर के तालीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीस वालिदैन अदा करते हैं। आप जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, ना आपको जॉब करने की ज़रूरत पेश आई, आपको ये सब मामूली लगेगा, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जद्दोजहद नहीं की, वो भी मुस्कुराकर हौसले से। यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते, क्योंकि इन्हें ज़्यादा किताबें ख़रीदनी होती हैं। वो 1 जीन्स 2 टी-शर्ट्स में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शार्ली, जिनके फ्लैट में आप रह रही हैं, इनके पास रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक 1 महीने की है। आपके 1 महीने का खाना का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका। वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरहा। इसने सांस भी ना लिया और फिर से शुरू हो गया। तो ये हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया। बुरा ना मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत से शिकायती होते हैं, सुस्त, काहिल, बहानेबाज। इन्हें लगता है, बल्कि इन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख इन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोएं, लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किलात पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा। इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुदगर्ज हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ, नवाल और बैरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा तो वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मिस अमरहा, अपनी सुस्ती, काहली और बहानाबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ादान देखकर इसमें डाल दें या आग लगा दें। असल जल मरना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं, कमज़ोर नहीं। हमारे मज़हब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है? कुरान पाक में जितनी बार मर्द का जिक्र आया है, इतनी ही बार औरत का भी जिक्र आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मिस अमरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फ़ौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों पे आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकल कर किसी और को आगे आने की जगह दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की बहरहाल नहीं। इस बार वो रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है।
پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا، اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو۔ یہ سب آپ کے مسئلے ہیں اور یہ سب آپ ہی حل کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے سر ہلایا اور اندر سے آنسوؤں کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں، میرا مطلب جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد از جلد واپس کر سکیں، سمجھ گئیں آپ؟ جی۔ اس نے سر بمشکل ہلا کر کہا۔ نوال اور بریرا اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ امرہا بولی، مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے جلد سے جلد۔ اس کی آواز رند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امرہا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کریں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہوگا۔ کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے۔ امرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر کے پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شوروغل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور اسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکوں کی بھلچڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہی ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے، اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو منچسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو وہ کمال تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو، مانچسٹر میں خوش آمدید۔ اب وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور کے مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر، وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ 2 چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سو کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھوں کو رگڑنے سے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹیشو نہیں تھا اور اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لیں، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔
او مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونوں سے وہ ملتی اور ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے، ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا چاہیے اور ایک دم سے اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا بھی اسٹوڈنٹ کارڈ بھی بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسمی مجھ سے پوچھے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسمی کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا، آسمی کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت آسان ہے، اس نے ہاتھوں کے اشارے اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امرا نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ میں ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر اس کی ناک کو گھورنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزابز ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی ہے لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی۔